An organic compound contains 78% by weight carbon and remaining percentage of hydrogen. That means कार्बन का कितने परसेंट वेट है 78%, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हम 100 माइनस कर लेते हैं 78, 10 में से 8 निकाले 2, 9 में से 7 निकाले 2, सो दैट मीन्स 22%. सो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन है 78%, हाइड्रोजन है 22%. एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1. मोल्स कितने होते हैं, मास अपॉन मोलर मास. हम मास कितना लेट कर लेते हैं 78, मोलर मास कितना है 12, और यहाँ पे कितना है मास 22 और एटॉमिक मास कितना है 1. 12 5 सा होता है 66 के अराउंड आएगा 6.5. यहाँ पर कितना आ रहा है 22. सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम इसको सेम नंबर के साथ डिवाइड कर लेते हैं 22 अपॉन 6.5. दिस आंसर इज 1. 6 3 सा 18 होता है, 3 6 4 से 24 हो जाएगा ना, तो 3 के ही अराउंड आएगा, समवॉट 3.3 तक आएगा. दैट मीन्स सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:3.3 और वी कैन राइट 1:3. दैट मीन्स कार्बन 1 और हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे 3. CH3 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज गिवन इन ऑप्शन C. Particular station of All India Radio, New Delhi broadcasts on a frequency of 1368 kilo means 1000 hertz. Wavelength of the electromagnetic radiation emitted, whereas speed of light is 3 × 10⁻⁸ meter per second. We very well know the formula. C की वैल्यू होती है न्यू लैम्डा, हमें निकालना है न्यू कितना हो जाएगा C बाय लैम्डा. C कितना दिया है 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना दिया है 1368 × 10⁻3. यही है, किलो का मतलब 10⁻³ होता है ना. अब यहाँ से हम 3 zeros ले लेते हैं इसको अच्छे से डिवाइड करने के लिए. 1368 3 zeros ले लिए, यहाँ पे कितना बच गया 10⁻⁵, यहाँ पे कितना बच गया 10⁻3. यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 - 3 = 2. इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेट, ये आप खुद साइड पे डिवाइड करके भी देख सकते हैं. दिस इज 2.1929. अब देखो 2 zeros आगे शिफ्ट होंगे, मल्टीप्लाइड है ना 100 के साथ, तो दिस विल बी 219.29. राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया है. 2 के बाद जो नंबर है ना 9, ये 5 से बड़ा है. दैट मीन्स ये नंबर एक नंबर से इंक्रीज होगा. दैट इज 219.3 विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, वी वेरी वेल नो जो बॉन्ड एंथैल्पी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी कम मेहनत करनी है. दैट मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी उतनी क्या होगी, कम होगी. दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करते हैं एटम का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो जब साइज इंक्रीज करेगा दैट मीन्स उसकी जो CH3 मॉलिक्यूल्स के साथ जो गैप है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज. दैट मीन्स इसका बॉन्ड लेंथ क्या है ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी सबसे कम. तो सबसे कम बॉन्ड एंथैल्पी किसके केस में होगी CH3I के केस में, और सबसे ज्यादा किसके केस में होगी CH3F के केस में. दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन B. बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा CH3F की, देन CH3Cl, देन CH3Br, देन CH3I. The following is non-polar in nature. सबसे पहले Z की वैल्यू निकालेंगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज माइनस प्लस चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, जो वैल्यू हमें क्या देगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. नॉन पोलर के लिए म्यू 0 होना चाहिए, डायपोल मोमेंट और रेगुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए सेम नेबरिंग एटम्स के साथ. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ POCl3. Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है 5 प्लस माइनस चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम्स 3 है, 5 + 3 8 का हाफ इज 4. तो 4 1 और 3 4. 4 के लिए क्या होती है ज्योमेट्री, यू वेरी वेल नो टेट्राहेड्रल. अगर आपको नहीं पता है मेरा वीडियो देख सकते हैं इस पर. रेगुलर ज्योमेट्री है लेकिन एटम सिमिलर नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो दिस एटम इज व्हाट, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर. नेक्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ CH2O. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितने, इसमें कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, मोनोवैलेंट एटम्स कितने 2, 4 + 2 6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3. 3 और 3 के 3 यहाँ पे बना रहे हैं बॉन्ड. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2. कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर. ऑल दो ज्योमेट्री तो रेगुलर है लेकिन म्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी बिकॉज नेबरिंग एटम्स क्या है, डिफरेंट है. सो दिस ऑल्सो विल बी व्हाट, पोलर. नेक्स्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ SbCl5. यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, ये नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, मोनोवैलेंट एटम्स कितने 5, तो 10 का हाफ इज 5. 5 के 5 यहाँ पे बॉन्ड बना रहे 1 2 3 4 5, ऐसी शेप होती है, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. रेगुलर ज्योमेट्री है, सेम नेबरिंग एटम्स है, दैट मीन्स यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 होगी एंड दिस एटम this molecule will be non-polar. Next let us take an example of NO2. NO2 के केस में Z की वैल्यू कितनी होती है हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है 2.5 आ जाएगा. अब आप सोच रहे होंगे 2.5 कैसे, तो यहाँ पे तो 2 बॉन्ड हो गए, एक बच गया हाफ, वो एक इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल. इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और एक यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, इस वाली ज्योमेट्री को बोलते हैं दिस इज व्हाट, बेंट. ज्योमेट्री तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है लेकिन शेप क्या है, बेंट. आप मेरी ज्योमेट्री और इसकी वीडियोस देख सकते हैं,
केमिकल बॉन्डिंग वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. सो नॉन पोलर कहाँ पे है? सिर्फ नॉन पोलर इज इन केस ऑफ सी, बाकी सब में क्या है? पोलर है. BF3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around central metal atom. So Z की वैल्यू निकालनी half valence electron plus negative charge minus positive charge plus monovalent atoms. This value gives us sum of bond pair and lone pair. Now BF3 के केस में अगर आप देखो तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये कौन सी वाली फैमिली से बिलोंग करता है? 13th ग्रुप से. सो 3 हो जाएंगे. 3 मोनोवैलेंट एटम से. 6 का हाफ इज 3. ऑल 3 आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो 3 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है. कैसी ज्योमेट्री होगी? इसको क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर. अब 3 यहाँ पे आ गया. 3 के लिए कितना हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन. 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे. सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अराउंड? 1 2 3 4 5 6. sp2 and 6, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस. sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया. इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1 2 3 4 5 6. बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. यहाँ से हम Z की वैल्यू निकाल के इसकी ज्योमेट्री एंड शेप बताएंगे. सबसे पहले एग्जांपल है PCl5 का. Z की वैल्यू कितनी होती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फास्फोरस के केस में 5. मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 5. नो, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है. इसका हाफ आ जाएगा 5. ऑल 5 आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. 1 2 3 4 5 रेगुलर ज्योमेट्री होगी. क्या बोलते हैं इस ज्योमेट्री को? दिस इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल. नेक्स्ट SF6 के केस में Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है. 6 मोनोवैलेंट एटम से. इसका हाफ हो जाएगा 6. ऑल 6 आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. 1 2 3 4 5 6. इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं? दिस इज ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट BrF5 के केस में Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ब्रोमीन 17th ग्रुप से बिलोंग करता है. मोनोवैलेंट एटम्स 5. 7 8 9 10 11 12. 12 का हाफ है 6. 6 में से 5 जो है वो इन्वॉल्व है किसमें? 1 2 3 4 5 और सिर्फ एक बच गया है. एक्चुअली ऐसे होता है, यहाँ पे होता है. ये क्या है? स्क्वायर पिरामिडल. इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर बना रहा है और एक पिरामिड निकला हुआ है ऊपर. नेक्स्ट इज BF3. Z इज इक्वल टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? बोरोन फैमिली कौन सी वाली थी? 13th ग्रुप. 3 हो गए. इसका हाफ कितना आ जाएगा? 3. ऑल 3 आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. ये कौन सी ज्योमेट्री है? इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. नाउ लेट अस चेक कहाँ पे दिया ये सारा का सारा एज इट इज. PCl5 ट्राइगोनल बायपिरामिडल. सो ए का कौन सा हो जाएगा? ट्राइगोनल बायपिरामिडल. ए का हो जाएगा 4th वाला. बी का कौन सा हो जाएगा? SF6 ऑक्टाहेड्रल. एक बी का हो जाएगा 3. सी BrF5 स्क्वायर पिरामिडल. सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का कौन सा हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर. डी का हो जाएगा 2. देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है. 4 3 1 2. 4 3 1 2. दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर टू दिस. The correct option for graphical representation of Boyle's law. Now Boyle's law के accordingly pressure is inversely proportional to volume. और inverse proportionality का ग्राफ कैसा आता है प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम प्लॉट करें तो इस तरीके से आएगा. नाउ ये ए और डी ऑप्शन में दिया है और ए और डी में से कोई भी सही हो सकता है. अब अगर आप देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या रिलेशन है वो हमें पता चलता है चार्ल्स लॉ से. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गे-लुसाक्स लॉ से. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी ज्यादा टेम्परेचर का ग्राफ ऊपर होगा और कम टेम्परेचर का ग्राफ नीचे होगा. That is given in option D. So D option will be the right answer. Correct option for total pressure. PV is equal to nRT according to ideal gas equation. P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? nRT. वॉल्यूम यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? मास 4 ग्राम. मोलर मास 16 कितना होता है? 32. 4 8 32. 1/8 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मास इज 2 ग्राम अपॉन मोलर मास 1 + 1 2. 2 1 2. ये आ गया 1. टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे? 1/8 + 1/1. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 8 1 8 LCM निकाल के ना जैसे आप करते थे. तो आंसर कितना आ जाएगा? 9/8. ये आ गया. नाउ प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 9/8. आर की वैल्यू कितनी लेंगे? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. एटमॉस्फेयर में निकालना है ना. टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, दैट इज 273 केल्विन अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो राइट आंसर आ जाएगा 25.18 के अराउंड. दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी. Correct option for right relationship between Cp, that is heat capacity at constant pressure, Cv heat capacity at constant volume for 1 mole of an ideal gas. Ideal gas के लिए हमने पढ़ा था Cp minus Cv is equal to how much? NR. अब n की वैल्यू 1 दे दी है, that means Cp minus Cv is equal to R, which is given in option B. For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition. Isothermal का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू पहले कितनी आ गई? 0. यू वेरी वेल नो इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी जो है वो चेंज नहीं करेगी. नाउ एक्सपेंशन हो रहा है. एक्सपेंशन का मतलब डेल्टा एस की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एंट्रोपी इंक्रीज होगी ना एक्सपेंशन के केस में. दैट इज वाई राइट आंसर विल बी डेल्टा यू 0, डेल्टा एस नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स सी विल बी द राइट आंसर टू दिस.
पीकेबी ऑफ डाइमिथाइल अमीन। डाइमिथाइल अमीन का मतलब मिथाइल दो बार है और साथ में क्या लगा हुआ है, अमीन। ये क्या है, एक वीक बेस है, इसके लिए पीकेबी की वैल्यू कितनी दी है, 3.27। एंड पीकेए ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये क्या है, वीक एसिड है, इसके लिए पीकेए की वैल्यू कितनी दी है, 4.77। सो वी हैव टू फाइंड डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट। इन दोनों से जो सॉल्ट बनता है ना, CH3COONH2 और डाइमिथाइल है ना, सो डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट, इसके लिए हमें बतानी है पीएच की वैल्यू। सो पीएच की वैल्यू कितनी होती है, पीएच की वैल्यू होती है 7 + ½ ऑफ pKa - pKb फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। 7 + ½ ऑफ कितना आ रहा है, pKa 4.77 माइनस pKb कितना है, 3.27। इसको ज़रा आप सब्ट्रैक्ट करिए, ये आंसर आ रहा है 7 + ½ इंटू दिस इज 1.5। 1.5 का हाफ करो कितना हो जाएगा, दिस इज 0.75। दोनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 7.75 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो सी विल बी द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस। आपको याद है मैंने लिखवाया भी था, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अब इनमें से सिंपल क्यूबिक तो सब टाइप्स सिंपल क्यूबिक में मिलता है, बॉडी सेंटर्ड में सिर्फ 3 टाइप्स मिलते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक। टोटल 14 होते हैं, उसमें से बॉडी सेंटर्ड कितने आ गए, ओनली 3। दैट मीन्स राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का होता है XA P0A + XP P0B। ये फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, सेकंड कंपोनेंट के लिए। नाउ हमें मोल फ्रैक्शन नहीं दिया है XA, लेकिन मोलर रेशियो कितना दिया है, बेंजीन का दिया है 3:2। बेंजीन रेशियो ऑक्टेन कितना दिया है, 3:2। लेट मोल्स ऑफ बेंजीन बी 3x और टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, 3x + 2x 5x। और XB लेट मोल्स ऑफ ऑक्टेन बी 2x और टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे, 5x। x से x कैंसिल, यहाँ की XB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3/5 P0A। बेंजीन के लिए कितना दिया है, ये 280 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये कितना आ गया 2/5 इंटू दूसरे ऑक्टेन के लिए कितना दिया है 420। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। सो 3/5 इंटू 280, ये आ रहा है 556 584 सा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 168 + 168, आंसर आ जाएगा 336 mm ऑफ Hg विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो फॉलोइंग सोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड। आपको बताना है ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया दिया है, तीनों की तीनों नॉन आयनिक के, टूटते ही नहीं है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आई लेने का मतलब ही नहीं बनता, ये सी पर डिपेंड करेंगे। सी जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा। सी होता है कंसंट्रेशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, वो जहां पे सबसे ज्यादा होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। फर्स्ट वाले केस में देख लेते हैं, N1 ग्लूकोज के लिए मास कितना होता है, कितना दिया है ग्लूकोज का 10 ग्राम और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। आंसर कितना आ जाएगा 1/18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। सेकंड वाला कौन सा है, यूरिया। यूरिया का मास कितना दिया है 10 ग्राम और यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60। सो 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1/6। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, किसके लिए, सुक्रोज के लिए। सुक्रोज का मास कितना दिया है 10 ग्राम और सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है 342। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/34.2। अब नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होगा, इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे डेनोमिनेटर सबसे छोटा है। डेनोमिनेटर सबसे छोटा यानी न्यूमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा, यानी P2 सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा वाला होगा, P1। और सबसे कम ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, P3 का। दिस विल बी द आंसर विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3COONA दैट इज सोडियम एसिटेट इनफाइनाइट डिल्यूशन पर गिवन है। हमें पूछा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है, हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में लिखेंगे। सबसे पहले हमें ये वाला आयन चाहिए, एसिटेट आयन, ये किस में प्रेजेंट है, सोडियम एसिटेट में। फिर हमें H चाहिए, H किस में प्रेजेंट है, HCl में। सो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl। अब माइनस करना है, Na और Cl एक्स्ट्रा हो गए तो इसको क्या कर लेंगे, माइनस NaCl के लिए। सोडियम एसिटेट के लिए कितना गिवन है 91.0 प्लस HCl के लिए कितना गिवन है 426.16 माइनस NaCl के लिए कितना है 126.46। इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, आंसर कम्स आउट टू बी 390.71 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। मोलर कंडक्टिविटी 0.007 मोलर एसिटिक एसिड के लिए गिवन है। आपको बताना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, ये वाली वैल्यू। उसके लिए पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है λ/λ0। अभी λ0 नहीं दिया है CH3COOH का, बट इसको निकाल सकते हैं कोहेलन-रॉसेस लॉ से। एसिटेट आयन के लिए भी लिखना होगा प्लस H पॉजिटिव आयन के लिए भी लिखना होगा। एसिटेट आयन के लिए गिवन है 50 और H पॉजिटिव के लिए गिवन है 350। सो इट इज 400। अब ये 400 आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं।
करें, लैम्डा कितना गिवन है 20 और ये कितना आ गया 400, इसको सॉल्व करो 220 ज़ा 1/20 आ गई अल्फ़ा की वैल्यू, इसको सॉल्व करें तो सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.05। अब डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला है, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर, सी कितना है 0.007, अल्फा कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, 5 से 25, 25 7 से 175 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ पे आपको 5 की टर्म्स में दिया है तो ये कितना आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻5 विच इज गिवन इन ऑप्शन सी। फॉर ए रिएक्शन वेयर ए इज गिविंग अस बी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है। जब नेगेटिव इंथैल्पी होगी दैट मीन्स उसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, एनर्जी रिलीज हो गई है, एनर्जी रिलीज हो गई है। अगर पहले उसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो एनर्जी रिलीज होने के बाद क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा और प्रोडक्ट की कम। दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप देखिए कौन से वाले में दिया है ऐसा ग्राफ, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर टू दिस। स्लोप ऑफ आर्हेनियस प्लॉट नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ है, उसमें स्लोप की वैल्यू दी है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई ए। सो आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली के इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट करें तो y की वैल्यू जब नेचुरल लॉग के लेंगे, x की वैल्यू जब 1/t लेंगे तो कांस्टेंट c, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और जो स्लोप है m वो कितनी आएगी माइनस, यानी नीचे की तरफ लाइन आएगी माइनस सी ए अपॉन आर। और क्वेश्चन में जो स्लोप है इसकी वैल्यू दी है -5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। नाउ माइनस एंड माइनस साइन इज गेटिंग कैंसल, यहाँ पे 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, आर यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, आर की वैल्यू 8.314, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इज 41.57 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। 10 रेज़ टू द पावर 3 को ऐसे करके लिख सकते हैं किलो जूल पर मोल, विच इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर टू दिस। The right option for the statement Tyndall effect is exhibited by. Tyndall effect is exhibited by particles of larger size, colloidal size particles. NaCl, glucose, urea, ये काफ़ी फाइन पार्टिकल के सोल्यूशन है, so they do not exhibit Tyndall effect. So option C is the right answer, that is starch solution. Which of the following method can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? So liquid है वो room temperature पर, तो यानी हम उसको डिस्टिलेशन करके सेपरेट कर सकते हैं, उसको बॉयल करेंगे तो जो हमारा मेटल है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज वहीं पे रह जाएंगी। सो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड हियर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। अगर आपने मेरी ब्लास्ट फर्नेस की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था एक जोन ऑफ कंबशन होता है जहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है 2170 केल्विन, दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी।